आ गए हैं अपनी अगली क्लास में और ये चल रहा है परमाणु। परमाणु में हम बात कर चुके हैं अब तक एक स्पेक्ट्रमी श्रेणी में हमने एक सूत्र बनाया था, जो कि हम इस सूत्र को सिद्ध करेंगे आगे। इस सूत्र का निगमन भी करेंगे हम आगे जाके। एक तरंग दैर्घ्य प्राप्त होता है उस प्रकाश का जो उत्सर्जित होता है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा की कक्षाओं से निम्न ऊर्जा की कक्षाओं में जाता है। यानी देखा जाए तो ये उत्सर्जी या उत्सर्जित स्पेक्ट्रम का फार्मूला है। ठीक, अब इसमें क्या सीखा था हमने पिछली क्लास में कि किसी भी अवस्था से, किसी भी ऊर्जा अवस्था से या किसी भी कक्षा से, ये जो n है ये कक्षा का नंबर है, 1 2 3 4 5 जो भी है। ठीक, किसी भी उच्च ऊर्जा अवस्था से अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आता है तो वह कितना या कितनी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है, हमने इस पर बात की थी। और हमने कहा था इसको कि ये लाइमन श्रेणी है, लाइमैन श्रेणी, लाइमैन जो भी नाम कहें। और इसमें जो रेखाएं हैं, लाइमन श्रेणी की रेखाएं, पहली दूसरी तीसरी चौथी इस तरीके से, वो हमने पिछली क्लास में अपनी की हैं और समझा है। और निकाल कर हमने इस पर कुछ उदाहरण भी किए हैं। श्रेणी का सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, कुल मिला के कितनी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश निकलेगा। ठीक, ये बात हो चुकी है और समझने में ये सामान्य विज्ञान जैसा है, क्योंकि इसका सूत्र निश्चित है। और यह भी बात है कि ये जो सूत्र है ये हाइड्रोजन के लिए है। ठीक, अगर हम इस सूत्र को हाइड्रोजन जैसे किसी और तत्व पर लागू कर दें तो हम आगे ये भी जानेंगे कि इसमें क्या परिवर्तन होगा। भाई ये जो सूत्र है ये हाइड्रोजन के लिए है। अगर मान लीजिए मैं ये कह दूं कि हीलियम का व्यवहार हाइड्रोजन के जैसा है तो ये सूत्र कैसे लागू होगा। या लिथियम में मैं कह दूं कि लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम में बेसिकली 3 प्रोटॉन होते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। 3 प्रोटॉन होते हैं और 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं पहले ही तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की अवस्थाओं को बदलूं, 4 से 2 पे लाऊं, 5 से 2 पे लाऊं, तो कुल मिला के यह लिथियम का परमाणु भी यदि हाइड्रोजन के जैसा माना जाए तो, यानी कोई भी परमाणु अगर हाइड्रोजन के जैसा व्यवहार करता हुआ माना जाए तो यह सूत्र किस प्रकार लागू होगा ये भी हमें आगे जाके देखना है। ठीक, तो यहाँ पर चूंकि हम जान गए हैं कि यह सूत्र हाइड्रोजन के लिए है, हाइड्रोजन पर ये काम कर रहा है और हाइड्रोजन में ही ये लाइनें प्रकाश ऊर्जा की जो स्पेक्ट्रम है, जो उसकी तरंग दैर्घ्य दिखती है पर्दे पर, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक, पर्दे पर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, अलग अलग रंगों के प्रकाश का दिखना, इसे क्या कह देते हैं? स्पेक्ट्रम बोल देते हैं इसको। ठीक, चलिए, तो ये बात हुई थी लाइमन की, और लाइमन में रेखाएं कैसे होंगी इसकी बात हुई थी, और ये आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। और अगर नहीं पढ़ा है, आप इसी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो कृपया पिछली क्लास में चले जाएं, पहले पढ़ें, यहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं उसकी जानकारी ले लें पहले आप। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अब नंबर आता है बामर श्रेणी का, यानी बामर श्रेणी में जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षाओं में आता है। ठीक, चलिए
चलिए अब शुरू करते हैं। 1-2 मिनट का समय लगता है शुरू में, क्योंकि हम अपना मन बना रहे होते हैं, थोड़ा सेटिंग कर रहे होते हैं। आप भी अपने हाथ में अपनी नोटबुक ले रहे होंगे, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक आपने ले रखी होगी, आप भी लिखने को तैयार होंगे। ठीक, अब शुरू करते हैं। ठीक है, बामर श्रेणी यानी दूसरे नंबर की श्रेणी। दूसरे नंबर की श्रेणी हो गई बामर, BALMER सीरीज। यानी एक श्रेणी बनेगी तरंग दैर्घ्यों की, जो इस सीरीज में आएंगे उन्हें कहेंगे बामर श्रेणी। ठीक, कैसे कैसे रंग के या बिना रंग के प्रकाश उत्सर्जित होंगे परमाणु में, हाइड्रोजन के परमाणु में, उन सब की एक श्रेणी बनेगी बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में, तो उसे क्या कहेंगे? बामर श्रेणी। यानी बामर श्रेणी में जो श्रेणी शब्द है वो तरंग दैर्घ्यों की एक श्रेणी बनाई जाती है, उसका है। ठीक, चलिए सूत्र क्या कहेगा? सूत्र कहेगा तरंग दैर्घ्य जब बामर में आएगा R2 का स्क्वायर माइनस N का स्क्वायर, जहाँ पे N बड़ा होगा 2 से, है ना, और N होगा पूर्णांक। पूर्ण अंक होगा जिसे हम कहेंगे कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर, ये कहेंगे इसको। या तो कक्षा की संख्या है या ये ऊर्जा स्तर है। पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर, इस तरीके से। तो बात क्या कि छोटा सा चित्र बना देते हैं। छोटा सा चित्र बना लेंगे परमाणु का, और उसमें देखेंगे भाई कैसे कैसे कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन उस पर पहुँच रहा है। ठीक, और जो ध्यान देने की बात है वो भी देखेंगे भाई, उसमें ध्यान क्या देना है, सावधानी क्या रखनी है, ये भी देखेंगे। कुछ गलतियाँ हैं जो हमसे हो जाती हैं, सर हो जाती हैं ये गलतियाँ। अब हम ध्यान देंगे, छोटा सा चित्र बनाएंगे परमाणु का। ये मान लेते हैं हाइड्रोजन का नाभिक। यहाँ पे क्या करते हैं हम? हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन या एक पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। ये देखिए ऐसे, ये क्या हो गया? ये हो गया नाभिक। अब नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को घुमाएंगे। ठीक, नाभिक मान लेता हूँ इसको, ताकि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को घुमाया जा सके। ठीक, अब इसकी कक्षाएं बना देते हैं इलेक्ट्रॉन की। देखो, ये मान लीजिए पहली कक्षा, और ये दूसरी। 5 नंबर तक की कक्षाओं को अपन ले लेते हैं। और ये तीसरी, और ये चौथी, और बस एक और बना लो, और ये 5वीं कक्षा। ठीक, यहाँ इन कक्षाओं के नाम लिख देते हैं। यहाँ पर है पहली, तो n बराबर 1, यहाँ n बराबर 2, और यहाँ n, देखो ऐसे नहीं लिखते क्योंकि ये कन्फ्यूज़न पैदा करता है। इसको लिखने का तरीका बदलेंगे। देखो ऐसे लिखते हैं, यूँ एक लाइन बना देते हैं, यूँ काट देते हैं इसको थोड़ा सा ना, ऐसे ऐसे लिखते हैं। देखो n बराबर 1, अब देखो अब सही समझ में आ जाएगा मामला। n बराबर 2, और ये n बराबर 3, n बराबर 4, और ये वाली कक्षा n बराबर 5। ठीक, ये आ गई कक्षाएं। कक्षाएं चमकती रहें, थोड़ा सा उसके लिए प्रयास करते हैं कि जो है हमारे बच्चों को ये कक्षाएं दिख जाएं। इसके लिए थोड़ी सी टेक्निक लगाता हूँ। देखो ये देखो ऐसे करूँगा, थोड़ी सी तरकीब लगाऊंगा इसमें ड्राइंग की, है ना। देखो कैसे, ये देखो ये आ रही है 4 नंबर की कक्षा। ये हो गई देखो 4 नंबर वाली। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक हो गई 5 नंबर वाली।
ये बना दिया देखो। फाइनल बन गई कक्षाएं, ऊर्जाएं। अब चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर दूसरी कक्षा में आता है कहीं से भी ऊपर से ही, ठीक, तो वो कौन सी श्रेणी बनती है? बामर श्रेणी बनती है। यानी 3 से 2 पे आए, 3 से 2 पे आए, देखो ये बनेगी 3 से 2 पे आए, ठीक। उसके बाद 4 से 2 पे आए और 5 से 2 पे आए, ठीक। तो यानी पहली, दूसरी, तीसरी, ये बनेगी बामर की श्रेणी। उल्टा कुछ लोग सोच लेते हैं कि साहब अगर 1 से 2 पे जाए, आ तो 2 पे ही रहा है, अगर 1 से 2 पे आए, ठीक, तो उसे बामर श्रेणी के अंदर नहीं रखते, वह अवशोषी या अवशोषण स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। और इस अवशोषी या अवशोषण स्पेक्ट्रम में ऊर्जाएं बहुत तरीक़ों से दी जा सकती हैं। परमाणु को गर्म कर दें, परमाणु में विद्युत ऊर्जा भेज दें, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। कह जी इसको नहीं रखा करते, उल्टा नहीं ले जाया करते। श्रेणी में जो परिभाषाएं बनाते हैं या श्रेणी के सूत्र बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था पे नहीं ले जाया जाता, ठीक। बाकी होता है ऐसा, वो अलग बात हो जाती है, अलग तरीके से निकाल लेते हैं। सूत्र तो यही काम कर देगा आपका, सूत्र तो यही है भाई, ऊर्जा तो यही होगी, लेकिन इस स्पेक्ट्रम का हिस्सा वो नहीं होता, ठीक। तो अब आती है बामर की पहली, दूसरी, तीसरी लाइन, ठीक। तो अब लिख देते हैं बामर प्रथम लाइन, लाइन या रेखा ऐसा बोल देते हैं, या प्रथम श्रेणी, ये पहले वाली है। क्या बनेगा? लैम्बडा 1 1/λ1 आर 2 पे आना है और कहाँ से आएगा? 3 से आएगा। देखो ये बन गई पहली, 3 से 2 पे आया, ये पहली लाइन है, ठीक। अब उसके बाद बामर द्वितीय रेखा, द्वितीय श्रेणी, ठीक। या ऐसा भी बोल देते हैं बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा, ऐसा ही बोल देते हैं, बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा, या बामर की फर्स्ट लाइन, बामर की पहली रेखा, ये बोल देते हैं, बोलने का तरीका है। तो इसमें क्या होगा? 1/λ2 आर 2 पे आएगा और 4 से आएगा। यहाँ से जो तरंग दैर्ध्य मिलेगा वो दूसरे वाली लाइन का होगा। अब बामर की या बामर में ऐसा कर देते हैं बामर प्रथम रेखा, या बामर की छोड़ देता हूँ, जब मैं बामर की नहीं लिख रहा हूँ तो ऐसे लिख देता हूँ लोग, तृतीय है ना रेखा, है ना, बामर की तृतीय रेखा या तीसरी श्रेणी, तृतीय श्रेणी ये भी लिख देते हैं, या बामर श्रेणी की तीसरी रेखा, थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज, ऐसा ही बोल देते हैं, ठीक। तो 1/λ3 आर 2 पे आएगा और 5 से आएगा, ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी जो तरंग दैर्घ्य होगी वो किसकी होगी? यहाँ से वो होगी इसमें। अब हम निकालते हैं मान निकाल के देखते हैं कि यहाँ से जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है। तो इसके आगे एक ऐसा निशान लगा देते हैं, ऐसे। इससे जो प्राप्त होता है, कितना लैम्बडा प्राप्त होता है, लैम्बडा 1 जो होता है पहली लाइन में, वो कितना प्राप्त होता है। नीचे कितना बनेगा? देखो इसका लघुत्तम क्या बनेगा? 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 36, तो 36 तो ऊपर बन गया।
नीचे आर आएगा, क्योंकि देखो बच्चों 1/λ है तो लैम्बडा लिख रहा हूँ मैं, तो उल्टा हो जाएगा ये अच्छा, 9 में से 4 गए 5, तो ये हो गया 5r। सिंपल। और ये किस में बना लेंगे, ये बना लेंगे मीटर में। हो गया। अब दूसरे वाली को लिख रहे हैं। दूसरी जो रेखा है वो λ2, इसका लघुत्तम क्या बनेगा, देखो 4 चौक 16, 16 ही बन जाएगा इसका, क्योंकि इसमें 4 है, तो ये हो गया 16। और नीचे क्या बनेगा, बड़े ध्यान से करना, देखो लघुत्तम 16 है, 3 बनेगा नीचे, 3, क्योंकि ऊपर देखिए ये 4 - 1 हो जाएगा ना, तो 3 बनेगा, 3r ऐसा। यहाँ देखें λ3 में क्या बन रहा है, तीसरे नंबर में क्या बन रहा है पता लगा। इन दोनों का एलसीएम देखो, ये क्या है, ये 25 है और ये 4 है, तो 25 और 4, इसका लघुत्तम सीधे सीधे देखा जाए तो क्या बनेगा, 100 बन जाएगा, 100। ठीक, तो 100 कर देता हूँ सीधा, झंझट में नहीं पड़ता, सीधा 100 कर देता हूँ। और नीचे 25 में से 4 गए 21r, ये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये सब चीज़ें मीटर में आएंगी। हो गया। अब इसमें कुछ रंगों का चक्कर है, कह रहा जी बामर ने रंग निकाले थे। जाहिर सी बात है कि ये तरंग दैर्घ्य हैं, ये रंग बताती हैं, अगर देखा जाए तो इसमें रंग आते हैं। सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य ये वाली, ठीक, ये कैसे रंग की है, नीला और बैंगनी। यहाँ पर जो प्राप्त होता है रंग वो कैसा प्राप्त होता है, नीला और बैंगनी। ये नीला और बैंगनी है, नीला या बैंगनी, ये आ रही है। ठीक, ये कैसा है, कह रहा जी ये हरा पीला दोनों, यहाँ पे लिख दें हरा, यहाँ पे लिख दें पीला, या हरा पीला दोनों जगह लिखते हैं, क्योंकि देखिए इसमें फ़र्क नहीं आ रहा। 5 सतह 35 और 3 पंजे 15, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा इसमें। तो हरा पीला, यहाँ पे क्या लिखते हैं, हरा पीला। हरा या पीला, या कोमा लगा के लिख सकते हैं, हरा पीला। यहाँ पे भी इसे हटा देता हूँ 5 को, यहाँ लिख देता हूँ लो 5 को मैं, है ना, n = 5। ये कैसा रंग प्राप्त हुआ, हरा या पीला, ऐसा। ठीक, अब इनको दूसरे नाम से भी बताया जाता है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा, हाइड्रोजन की अल्फा लाइन, तो क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन की अल्फा लाइन, ये इस तरीके से, बीटा, अल्फा बीटा गामा ऐसे लिख सकते हैं। 1 2 3 है ना, तो अल्फा बीटा गामा लिख देते हैं, अल्फा बीटा और ये गामा, इनके नाम बताए गए हैं, देखो अल्फा बीटा गामा ऐसे, यानी 1 2 3 पहली दूसरी तीसरी लाइन अल्फा बीटा गामा के नाम से बताई गई है। अब ये तरंग दैर्घ्य होती कितनी है, अगर मोटा मोटा समझे तो हम जानते हैं कि बैंगनी पर के रंग में जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कितनी होती है, 450 नैनोमीटर के आसपास होती है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं यहाँ पे, इसकी वैल्यू, तो ये कितनी हो रही है, 450 नैनोमीटर, लगभग जानकारी है ये। ठीक, और ये वैल्यू 550 के आसपास हो जाती है, 550 से 600, और ये वैल्यू लगभग 600 नैनोमीटर के आसपास हो जाती है। मोटी मोटी जानकारी है ये, मतलब कोई एग्जैक्ट नहीं होता, मोटी मोटी जानकारी। रंग आता है तो रंग कितने से कितने तरंग दैर्घ्य पर होता है। ठीक, अब यहाँ पर इसका थोड़ा सा मिलान करें और हम देखते हैं कि हमने जो नाम लिखे हैं अल्फा बीटा गामा, ये क्या लिखे हैं। ठीक, पहली लाइन 656, दूसरी लाइन 400, तीसरी लाइन 434। जो रंग हैं वो हैं अल्फ़ा नीली हरी, अगली रेखा बैंगनी है, तीसरी रेखा को गामा, बैंगनी वाली गामा है, वो नीली हरी है, और जो पहली है लाल रंग है, लाल पीला। ये जो रंग है ना, देखो ये गलती हुई है हमसे, ये लाल रंग वाली है, ये देखो मैंने हरा पीला लिख दिया ना, ये लाल पीला है ये रंग, बेसिकली ये लाल और पीले पे चला गया मामला, लाल और पीला। ठीक, तो क्या करें, लाल हरा नीला बैंगनी,
ये किताब बता रही है, ये बुक बता रही है। ये कैसा है, ये लाल है और ये हरा है और ये बैंगनी है, ठीक। पीला नहीं है, पीला नहीं बता रही, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तरंग दैर्ध्य लाल पीले का आपस में मिला हुआ तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक। तो जांच करें थोड़ी सी, तो लाल और पीले में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। तो इसलिए मैंने दो दो रंग लिखे हैं, लाल पीला, हरा पीला, पीला हरा या हरा पीला, नीला बैंगनी। किताब जो बता रही है वो अब मैं वो लिखूँगा। किताब यहाँ लाल बता रही है, यहाँ हरा बता रही है, बुक में लिखा है, और यहाँ बैंगनी बता रही है, ठीक। इस तरंग दैर्ध्य को 433 या 53 बता रही है बुक, इसको 460 के आसपास बता रही है, इसको 560 540 के आसपास बता रही है। अब जो बुक बता रही है वो जू का तो लिखूँगा मैं, देखो बुक में चेक करें, क्योंकि मैंने लगभग लिख दिया था, अब मैं सही लिख के दूंगा आपको, जो कि हम अक्सर करते हैं। पहले हम लगभग बनाते हैं, उसके बाद सही जानकारी देते हैं, प्रयोगों के आधार पर जो आंकड़े हैं वो लिख के दूंगा आपको। जो पहली लाइन है वो है 656 वाली है, ये है 656। दूसरी लाइन है 486, जो कि हमने 500 के आसपास लिखी थी, 486 नैनोमीटर। तीसरी लाइन है 434, अब देखो ये ठीक कर दिया मैंने, नैनोमीटर, ये आगे देखो, यानी लगभग मान वही है जो मैंने बताए थे, 450, 500, 500, 550 के बीच, और ये 650, 600 है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है, जो बिल्कुल इसमें मान रखने पर प्राप्त हो जाती है। इसमें रिडबर्ग कांस्टेंट का मान क्या रखते हो, मैंने बताया था पिछली क्लास में, 1.097 गुना 10⁻7 मीटर में ये मान रखते हो आर का। क्या कह रहे थे आर को, आर को बता रहे थे ये है रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग का नियतांक, ठीक। तो यानी धीरे धीरे हमने समझ लिया कि बामर में प्रकाश उत्सर्जित होता है, दृश्य प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें रंग निकलते हैं, यानी जो रंग दिखाई दे रहे हैं लाल पीला हरा निकल के आ रहे हैं अलग अलग रंगों से, ये परिभाषित किसमें है, बामर में परिभाषित है, और ये बामर की जानकारी है, ठीक। अब यहाँ पर एक सवाल जो है मैं आपसे पूछूंगा, चलिए मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप उसका मुझे उत्तर देंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं हटा लेता हूँ, परमाणु आपके सामने बना है, ये सूत्र मैं नहीं मिटाऊंगा चलो, अब ज़रा अपनी रफ कॉपी तैयार करो फटाफट, अपनी रफ कॉपी तैयार करो फटाफट, सवाल आने वाला है, बस देखो फिर। दो सवाल कराऊंगा एकदम बढ़िया वाले, टनाटन, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मामला। दो उदाहरण करवाऊंगा तुमको, है ना। सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो जानकारियाँ हैं, अच्छे टीचर हैं, अच्छा कोर्स है, अच्छे सवाल हैं सर, अच्छे न्यूमेरिकल भी हैं, है ना, अच्छे नोट बना के दिए हैं सर ने, ये सारी बातें पढ़ने वाले के लिए ही होती हैं, जो लगातार पढ़ता है उसके लिए होती हैं सारी बातें। वही बताता है, अच्छे बुरे का फैसला वही करता है। जो लगातार पढ़ता ही नहीं है उसे क्या पता क्या अच्छा क्या बुरा क्या बढ़िया क्या घटिया है। जो लगातार नहीं पढ़ता वो फैसला नहीं कर सकता, जो लगातार नहीं पढ़ता वो नहीं बता सकता कि क्या अच्छा है क्या बढ़िया है और क्या घटिया है। लगातार पढ़ने से, पूरे साल पढ़ने से जब आपके नंबर बढ़िया आते हैं परीक्षाओं में,
तब पता लगता है यार ये बढ़िया है, ये सर ने पढ़ा था यार, ये चीज़ आ रही है पेपर में, ये तो बढ़िया है। ठीक, चलिए पहला सवाल, आसान सा सवाल। ठीक, हाइड्रोजन की बामर श्रेणी है ना, बामर श्रेणी के स्पेक्ट्रम में बामर की प्रथम एवं तृतीय रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात निकालिए। ठीक, अब देखो आ गया सवाल जिसका तुम्हें इंतज़ार था, तरंगदैर्घ्यों का अनुपात निकालिए। देखो ये आ गया, तरंगदैर्घ्यों का अनुपात, तरंगदैर्घ्य वेव लेंथ, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको? वेव लेंथ। याद रखेंगे, अंग्रेजी के शब्दों का बड़े काम आते हैं बाद में ये अंग्रेजी के शब्द। फटाफट हमारी भाषा हिंदी से अंग्रेजी हो जाती है। हम भी पढ़ा करते थे अंग्रेजी के शब्द जब पढ़ते थे 12वीं क्लास में। खैर, अब इसे हल करो। देखो ये आ गया तुम्हारा उदाहरण, लाओ इसे हल करो। अनुपात किस किस में? पहली और तीसरी। तो पहली क्या है? λ1, ये पहली है। देखो तीन से 2 पे आना, ये पहली रेखा है। देखो 3 से 2 पे आना, ये पहली रेखा है ना। इसका ये हो गया पहले वाला। और इसके बाद कौन सी रेखा है? तीसरी रेखा। तीसरी रेखा कहाँ पे पहुँचेगी? तीसरी रेखा कहाँ निकालोगे जरा ध्यान से देखो। तीसरी रेखा में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा ये पता करो। ये आएगा 5 से 2 पे, पहली, दूसरी, तीसरी। तो तीसरी में 5 से 2 पे आएगा। ठीक, बस तुम्हें यही अनुपात बताना। दोनों तरफ इसको भाग कर दो, डिवाइड कर दो। आर कट गया, ये लो। तो λ1/λ3 बराबर। ठीक, ये चीज़ जो ऊपर वाली है ये कितनी बनेगी जरा हिसाब लगाओ, कितनी बनेगी बताओ। λ1 था या 1/λ1 था? कन्फ्यूज़न है, क्या बात है सर, दिमाग घूम गया है। चलिए 1/λ1 1/λ2। ठीक, अब जब भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? λ2/λ1 उल्टा हो जाएगा। देखो ऐसे बटे के बटे में, जो बटा तो यहाँ है ना, मेन बटा तो यहाँ पे है ना, मेन भाग तो बटे के बटे में आ जाएगा। चलिए खैर ऊपर वाला बनाओ, कितना बनेगा? 5/36 बनेगा। तो लिख देते हैं 5/36। नीचे क्या बनेगा? 21/100 बनेगा। 21/100। 5 5 25 में से 4 गए 21 और 5 25 चौके 100। अब देखो λ2/λ1 कितना हो रहा है? ठीक कर लें, 5/36 5/36 हो रहा है। और गुणा में क्या करूं? भाग वाले को क्या करूं? उल्टा करके गुणा करूंगा। देखो 100/21 कर दूंगा इसको। ये लो भाई, हो गया तैयार काम। ये लो, ठीक, λ2/λ1 आ गया। इसको λ1/λ2 भी लिख सकते हो। ठीक, अब देखो काट लेते हैं। कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, मुझे तो लगता नहीं इसमें से कुछ कट रहा है। ठीक, ये तो सीधा तुम्हें हल ही करना पड़ेगा। λ2 बराबर 21 × 36 और बटे 500। ये आ गया, ये होगा तुम्हारा उत्तर। इसे हल करें, ये उत्तर आ जाएगा तुम्हारा। हाँ, क्योंकि 36 गुणा होंगे 500 होगा, सीधी बात है, सरल बात है, बिल्कुल सीधा सीधा मामला है, बिल्कुल ठीक आ गया। तो ये सिंपल सा सवाल आ गया एक। ठीक, अब चलिए एक और देता हूँ। ठीक है,
अब ये तो मैंने करवा दिया, अगले वाला मैं नहीं करवाऊंगा, देख लो फिर। अपने आप तो तुम रफ कॉपी में तो करते नहीं, कॉपी लेके तो तुम बैठते नहीं क्लास में, कॉपी और किताब तो रखते नहीं हो तुम, मोबाइल खोल के चला के देखते हो मोबाइल में और बस समझ लेते हो कि हो गया काम है। जब तक लिखोगे नहीं, जब तक कैसे बात बनेगी। एग्जाम्पल 2, एक तो अभी किया था मैंने, एग्जाम्पल 2 ले लेता हूँ। ठीक, अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर अनंत से ऊर्जा स्तर 2 पर आता है, तो यह किस श्रेणी के अनुसार है, तथा इस अवशोषण में नहीं, उत्सर्जन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा इस उत्सर्जन में कितनी तरंग दैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित होगा, उत्सर्जित 2 जय लिख दिए भाई जी, उत्सर्जित होगा। क्या यह दृश्य प्रकाश का हिस्सा है? यदि नहीं तो किस तरह का विकिरण है? बस हो गया सवाल, पढ़ लो। यदि कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर अनंत से, अनंत का ऊर्जा स्तर है, 2 पर आता है, तो यह किस श्रेणी के अनुसार तथा इस उत्सर्जन में कितनी तरंग दैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित होगा? क्या यह दृश्य प्रकाश का हिस्सा है? दिखेगा ये प्रकाश, ठीक, दिखाई देने वाला है, यानी इसमें वस्तुएं दिखेंगी या ये दिखेगा, जो भी कहो। किस तरह का ये विकिरण है? अगर नहीं है तो किस तरह का विकिरण है? तो सवाल का जवाब आप करोगे ना, बताओ करोगे कि नहीं करोगे? करोगे तो वीडियो को रोक लो, पॉज कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, करके देख लो। ठीक, मैं तो कर रहा हूँ। ठीक, चलिए। हाँ, तो कुल मिला के तरंग दैर्घ्य कौन सी आ रही है? R, और 2 नंबर पे आ रहा है, और कहाँ से चला? अनंत से चला। ये देखो ऐसा। तो लैम्बडा जो हो रही है वो हो रही है 4/R, ये आ रही है। इसका मान जो आ रहा है 4, और ये होता है 1.097
जो दिया होता है वो भी लगा सकते हैं, ये तो हम कांस्टेंट लगा दे रहे हैं अपनी तरफ से क्योंकि ये किताब में दे रखा है एक जगह, तो ये हमने लगा दिया। ये मीटर में आ रहा है। हल करने पे 4, देखो इसको लगभग 1.1 मान लूँ मैं, 1.1 मान लूँ और 4 के नीचे लिख दूँ तो हो जाएगा 40/11 10⁻⁻7 मीटर। तो ये बन गया 11 तिया 33, 11 7 77, तो 3.7 लगभग लगा दिया मैंने और ये हो गया 10⁻⁻7 मीटर। तो अगर इसे एंगस्ट्रम में बदल दूं तो ये बन जाएगा लगभग 370 नैनोमीटर, ये बना सकता हूँ, या 3700 एंगस्ट्रम, 3700 एंगस्ट्रम। तो ये दृश्य प्रकाश का हिस्सा नहीं है। दृश्य प्रकाश में ये तरंगदैर्घ्य नहीं होता क्योंकि दृश्य प्रकाश में कम से कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है, वो 420 से ज़्यादा होता है या 420 तक उसे कह सकते हैं हम, ये उससे नीचे है। तो दृश्य प्रकाश से ऊपर का जो प्रकाश का विकिरण है वह है पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट वाला है, ठीक, पराबैंगनी। इसके बाद पराबैंगनी है, एक्सरे है और किरणें हैं बहुत सारी। तो कुल मिला के ये वाली जो चीज़ है दृश्य प्रकाश का हिस्सा नहीं है, ठीक। स्पेक्ट्रम में जाके चेक करें, इसकी पुष्टि करें ये कौन सा प्रकाश है। चलिए, हो गया सवाल पूरी तरह। तो कुल मिला के स्पेक्ट्रम से ये जानकारी हो जाती है कि भाई कहाँ कौन से रंग का प्रकाश निकलेगा, और अगर रंग का नहीं निकलेगा तो कौन सा निकलेगा, ठीक। चलिए, ये बात कर रहे थे अपन बामर श्रेणी के बारे में। अब हम विचार करेंगे, आप समझ रहे होंगे श्रेणियों के बारे में, श्रेणी की जानकारी हो रही होगी बढ़िया तरीके से। अब बात करेंगे पाषाण श्रेणी। पाश्चन बोल देते हैं अंग्रेजी में, पाश्चन। वैसे अंग्रेजी में क्या बोले हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पाषाण। चलिए बात करते हैं अगली क्लास में, उसके बारे में बताता हूँ और उस पर 2 उदाहरण करवा देता हूँ, पक्का करा देता हूँ, ठीक है। आइए।